नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और आज है इसका लेक्चर नंबर 8। और आज हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे गुरुजी? तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं बच्चा पार्टी एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, सबसे पहली बात तो यह है कि इस लेक्चर के साथ अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, परंतु इसके बाद एक लेक्चर और लेकर के आएंगे जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पूरा स्थापना का घटनाक्रम है उसकी चर्चा करेंगे। उसके अलावा कुछ एक दो बॉक्सेस और हैं जो मुझे कवर करवाने हैं आप लोगों को, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 9 में कवर कर लेंगे, जिसके साथ ये वाला जो चैप्टर है वो अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे जो मेन पूरा कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर के साथ, इस लेक्चर के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर में एक दो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर में एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। अब जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और एक संयुक्त राष्ट्र संघ को जो एक बड़ी भूमिका सौंपी गई थी वो यही सौंपी गई थी कि जिस प्रकार से लीग ऑफ नेशन की स्थापना करी गई थी और उसको ये काम सौंपा गया था कि जैसा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है वैसा युद्ध वापस दुनिया में नहीं होना चाहिए, परंतु उससे भी भीषण और खतरनाक युद्ध जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो लीग ऑफ नेशन को हटाया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई। और यही काम सौंपा गया कि भैया शांति और सहयोग बनाना है, झगड़ों को बातचीत से खत्म करना है, युद्ध से नहीं। और उस काम में कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ काफी हद तक सफल भी हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने जो शुरुआती चुनौती आई वो थी शीत युद्ध को खत्म करना या उसके दायरे को कम से कम रखना। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था तो इसका जन्म दो ध्रुवीय वाले विश्व में हुआ था, मतलब हम ये कह सकते हैं उस समय दो ध्रुवीय विश्व था, मतलब दो भागों में पूरा विश्व बटा हुआ था, एक अमेरिका वाला भाग और एक सोवियत संघ वाला भाग। तो उस समय विश्व में दो महाशक्तियां थी और जब दो महाशक्तियां थी तो दोनों के बीच में पावर ऑफ डेटरेंस लगा हुआ था, अवरोध लगा हुआ था। अवरोध क्या होता है? जब दोनों ही ताकतवर हो और जैसे अमेरिका और यूएसए ये सोचता है कि अगर हम अटैक कर देंगे तो सोवियत संघ हमें छोड़ेगा नहीं क्योंकि उसके पास भी परमाणु है, हथियार है, खूब ताकतवर है। और सोवियत संघ वाले ये सोचते हैं कि अगर हमने कोई भी छोटी मोटी गलती कर दी, थोड़ा भी अमेरिका को छेड़ दिया तो अमेरिका हमें नहीं छोड़ेगा। तो दोनों जब ताकतवर होते हैं तो उससे युद्ध के जो चांसेस है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। इसको अवरोध बोलते हैं या पावर ऑफ डेटरेंस कहा जाता है। तो डेटरेंस वाली जो शक्ति थी वो हमें देखने को मिली और उस समय में संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों के बीच में शांति बनाने में सहयोग करवाने एक बड़ी भूमिका निभाई। परंतु जब मिखाइल गोर्बाचेव सत्ता संभालते हैं सोवियत संघ की 1985 में, उनके आने के बाद सुधारों की शुरुआत होती है और सुधारों की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि भैया सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ के विघटन, सोवियत संघ का टूटने का अर्थ यह था कि अब पूरे विश्व में जो महाशक्ति है, जो सुपर पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक है। एक ही महाशक्ति है। पूरा विश्व अगर अब किसी की महाशक्ति के अधीन है तो वो एक है जिसका नाम था अमेरिका। किसकी विचारधारा सर्वश्रेष्ठ, किसकी विचारधारा सबसे बेहतरीन? बोले अमेरिका। ये बात शीत युद्ध की समाप्ति ने दर्शा दी थी। अब सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के काम पर, वो ये हुआ कि क्या एक ध्रुवीय विश्व में जहां पर एक ही महाशक्ति है, जहां पे पूरे विश्व में एक ही ताकतवर देश नजर आ रहा है, क्या उस एक महाशक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ कंट्रोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और अन्य देशों में संतुलन बना पाएगा या नहीं बना पाएगा? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जितना सीना ठोक करके दूसरे देशों पर दबाव बनाता है उतना अमेरिका पर बना पाएगा या नहीं बना पाएगा? क्या कहीं पर अमेरिका अटैक करता है किसी दूसरे देश पर तो क्या अमेरिका को आंख दिखा करके ये बोलेगा कि बैठ जाइए, शांति बनाए रखिए, युद्ध मत करिए, बातचीत से टाल लीजिए मामला? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बनकर के काम करेगा या सच में संयुक्त राष्ट्र संघ एक आजाद संस्था, अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में काम करेगा? वो आज हम लोगों को देखना है। आज हमें यह पढ़ना है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की आशा भी बंधी रही कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं, कारगर ढंग से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार की बात चल रही थी कि भाई प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, ढांचे में सुधार होना चाहिए, न्याय अधिकार में थोड़े से बदलाव होने चाहिए, और सुधारों में सबसे बड़ा सुधार यह था कि सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, 5 से संख्या बढ़ाई जाए, 10 जो है उनकी मेंबर्स की संख्या बढ़ाई, 1965 से आज तक संख्या नहीं बढ़ाएगी। जब ये सुधारों की बात संयुक्त राष्ट्र संघ में चल रही थी तो कुछ देशों को, विशेष करके विकासशील देशों को ये आशा बंधी, मतलब ये उम्मीद जगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका जैसे ताकतवर देश को दबा करके रख पाएगा, अमेरिका के साथ सबके संबंध बेहतर कर पाएगा। यहाँ पे सबको विश्वास है कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ एक अच्छी भूमिका निभाएगा, परंतु मन में ये सवाल भी है कि जहां पर अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी नहीं है, मतलब उस जितना उसके आसपास में कोई भी उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ सही कारगर ढंग से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने चैप्टर जो 3 है बेटा, यूएस हेजीमनी या यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा। ये चैप्टर पहले की एनसीईआरटी के अनुसार मैं बात करूं तो अध्याय 3 हुआ करता था, जिसमें अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर, अध्याय 2 में सोवियत संघ का विघटन और अध्याय 3 में अमेरिका का वर्चस्व दिखाया जाता था। ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, परंतु मैंने पहले भी कहा है कि जो चैप्टर कटे हैं विशेष करके इस वाली किताब में, जैसे शीत युद्ध का दौर है तो उसका मैंने वन शॉट बना करके आप लोगों को दे दिया है, और यूएस हेजेमनी वाले चैप्टर का भी मैं जल्द से जल्द वन शॉट बना करके आपको दूंगा। और उस चैप्टर को आप पढ़िएगा जरूर बच्चों, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने हटा दिया है, पर इसको पढ़िएगा जरूर, आपको पूरा क्रम समझने में बड़ी आसानी होगी। आपको चैप्टर 1, 2, 3 और 4 चारों अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आप इसको भी देख लोगे। तो ये यूएस हेजेमनी वाले जब अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि किस प्रकार से पूरी दुनिया पर अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है, सेना के रूप में, सॉफ्ट पावर के रूप में, अलग अलग प्रकार से अपने कल्चर के रूप में किस प्रकार से अमेरिका पूरी दुनिया पे अपना राज्य चलाता है। तो एक ऐसे अमेरिका पे क्या संयुक्त राष्ट्र संघ कारगर रूप से कंट्रोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है, बड़ा सवाल। कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अमेरिका का जो प्रभुत्व है, जो उसका वर्चस्व है, जो उसका दबदबा है, तो क्या उसके विरुद्ध में आकर करके संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या काम है, काम यह है कि शांति, सहयोग करना, संतुलन बनाना देशों के बीच में। तो जहां पर अमेरिका सबसे प्रभुत्वशाली है, सबसे ज्यादा वर्चस्व अमेरिका का है, और हमने देखा है कि बजट में भी सबसे बड़ा जो योगदान है वो अमेरिका का है, 22% जो योगदान है वो अमेरिका का है। तो इतने बड़े ताकतवर देश को क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी बातों से दबा पाएगा। क्या संतुलन अमेरिका और दूसरे देशों के बीच में संतुलन बना पाएगा। जो फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ दूसरे देशों के लिए करता है, क्या ऐसी स्थिति में वो फैसला अमेरिका के लिए भी देगा या नहीं देगा। मतलब मन में यह था कि अमेरिका पावरफुल है, अब पावरफुल है तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या ये सत्य है या नहीं वो देखते हैं। ये अमेरिका का, यूएसए का एजेंडा है। क्या ये संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है। तो ये जो संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये शेष विश्व को और अमेरिका के बीच संवाद कायम कर पाएगा, मतलब पूरे बाकी विश्व और अमेरिका के बीच में बातचीत संवाद करा पाएगा। मतलब कहीं पर भी किसी प्रकार का झगड़ा अमेरिका के साथ होती है, कोई नोकझोंक होती है, तो क्या उसमें बातचीत करा पाएगा। क्या शेष विश्व के अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं उनको सुधार पाएगा, और अमेरिका का जो ये अपनी मनमानी है, अपना जो प्रभुत्व है, जो उसको चलाने का जो तरीका है, जो मनमानी करने का है, क्या उसको रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। मतलब आज के लेक्चर में क्वेश्चन से ही ज्यादा है, सवाल सिर्फ और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ पे बार बार में यही है कि क्या अमेरिका की मनमानी को खत्म कर पाएंगे, अमेरिका के प्रभुत्व, अमेरिका के वर्चस्व को संतुलनकारी बना करके संयुक्त राष्ट्र संघ उनके साथ सही से काम कर पाएगा या नहीं। अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। देखिए भैया, ये वह अमेरिका है जो अमेरिका काफ़ी सालों से तो बिल्कुल गायब था, ठीक है। फिर बाद में 1492 में 1492 में कोलंबस ने उसको ढूंढ दिया, ठीक है। नहीं तो ये तो बेचारा अमेरिका साइड में था, कोई पूछता ही नहीं था। अमेरिका, जब कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा था तो उस अमेरिका को जब हम कहते हैं वो बेटा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और इसके आसपास में जो कैरिबियन द्वीप समूह है, जो छोटे छोटे द्वीप है, इन सबको मिलाकर करके अमेरिका कहा जाता था।
ठीक है, जब कोलंबस ने ढूंढा था। और एक्चुअल में कोलंबस जो है वो इंडिया ढूंढने आया था कि भारत चलेंगे समुद्र से व्यापार करने। तो वो एक्चुअल में क्या है कि वो जब यहाँ से निकल रहा था, भारत इधर जाना था पर वो इधर चला गया, और जब इधर जाकर करके देखा, और उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा जब यहाँ पर पहुंचता है, पुर्तगाली जो है वो जब इंडिया पहुंचता है, तो उससे पहले क्या है, अमेरिका के लिए कहा था इंडिया इंडिया इंडिया, पर जब बाद में वास्को डी गामा पहुंचता तो वो बताता है ये इंडिया है, और फिर वहां से कोलंबस ये कहता है कि साहब ये अमेरिका है। तो अमेरिका जो पहले बिल्कुल एक अलग हुआ करता था, फिर बाद में उसके संसाधनों का बहुत इस्तेमाल कर करके यूरोप ने अपना विकास करा। परंतु जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे अमेरिका राइज होना शुरू कर जाता है, अमेरिका की ताकत बढ़ती जाती है, और शीत युद्ध के बाद तो अमेरिका इतना ताकतवर हो गया कि उसकी ताकत पर अंकुश लगाना आसान बात नहीं थी, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या चाहे वो कोई दूसरी संस्था। पहली बात तो ये कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बुते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। देखो, जब तक सोवियत संघ था और दोनों के बीच में, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो टक्कर चला करती थी, तो ये था कि अमेरिका को ये था कि नहीं यार, सोवियत संघ एक पावरफुल है, ठीक है, सोवियत संघ के मन में था ये अमेरिका एक पावरफुल है। और पूरे विश्व में भी क्या था कि चलो भाई, अमेरिका मदद नहीं करेगा तो सोवियत संघ कर देगा, और सोवियत संघ मदद नहीं करेगा तो अमेरिका मदद कर देगा। मतलब विश्व में एक कहते हैं दो तरफ विश्व बटा था, तो पलड़ा दोनों का बराबर भारी बराबर था। पर अब क्या हुआ, जब सोवियत संघ गिर गया, बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो अब अमेरिका पूरा का पूरा एक महाशक्ति बन चुका है। अमेरिका को टक्कर देने वाला, अमेरिका को आग दिखाने वाला कोई भी देश नहीं बचा, या अमेरिका जिससे डरता हो ऐसा कोई देश नहीं बचा। तो पहली बात तो यह कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति, एकमात्र एक ओनली सुपर पावर जो है वो अमेरिका है। अपनी सैन्य ताकत, मिलिट्री पावर फुल है, और आर्थिक ताकत तो इतनी पावरफुल है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो अमेरिका का है। सबसे ज्यादा जो जीडीपी है वो अमेरिका की है। यूएन के बजट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो अमेरिका दे रहा है, ये बात हम लोगों ने जानी थी। तो अब ये इतनी बड़ी सैन्य ताकत है, इतनी बड़ी आर्थिक ताकत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अगर अनदेखी कर देगा अमेरिका, तो अमेरिका का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये उस संगठन का ही नुकसान है कि भैया वो अमेरिका उनसे छोड़ करके चला जाएगा। अमेरिका का नुकसान नहीं, अमेरिका को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अमेरिका वन मैन आर्मी है, ठीक है, कि भाई वो जो वो है सब कुछ है, मतलब किसी की उसको जरूरत नहीं और उसी की सबको जरूरत है, ऐसा अमेरिका का भी मानना है, ठीक है। और अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं है, ये गलत बात है, सहयोग सबका होना जरूरी है। तो यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि आज अमेरिका इतना ताकतवर है सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से, कि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को छोड़ भी देना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि संगठनों को ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक तो बड़ा तो ये बजट कंट्रीब्यूट करते हैं वहां पर, और एक बड़ी ताकत है, क्योंकि ये लोग हट जाएंगे तो काफी इनके जो अमेरिका के साथ कुछ देश ऐसे हैं जो हमेशा खड़े हैं, तो वो हट जाएंगे, वो भी हट जाएंगे यूएन से, तो बड़ा झटका लग जाएगा। ये जो है अभी वहाँ के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, क्या नाम है इनका, जो बाइडेन, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और अभी G20 के समिट में भारत भी आए थे, 9-10 सितंबर को भारत आए, ठीक है। बड़े खुश से हमेशा रहते हैं, मैंने जब इनकी तस्वीरें देखी हंसते हुए ही देखी है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति, और शायद 47वें अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, 47th अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। और अमेरिका की इतिहास में एकमात्र अश्वेत राष्ट्रपति बने जिनका नाम था बराक ओबामा, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने तो वहाँ की जो अश्वेत मतलब जो काले लोग हैं उनकी जो वोटर्स की संख्या वो 15% है, और गोरों की जो वोटर्स की संख्या है वो 85% है। फिर भी बराक ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो जनता ने बराक ओबामा को वोट दिए। तो कहा जाता है कि बराक ओबामा ने वहाँ से काले धन को खत्म करने की और काले धन को विदेशों से वापस लाने का वादा करा था, और बराक ओबामा उसमें सफल भी हुए थे। तो इसलिए बराक ओबामा के 2 टेन्योर हुए। बराक ओबामा मतलब एक राष्ट्रपति के तौर पर अच्छे व्यक्ति थे, जितना मैंने सुना है। बाकी पर्सनली तो ऐसा मैं कह नहीं सकता कि मैं जानता हूँ ठीक है ना, ऐसा तो मैं पर्सनली कह नहीं सकता। और अपने लिए तो जो बाइडेन भी ठीक है। अब ये तो भैया मोदी जी जानते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर था, बराक ओबामा ज़्यादा बेहतर थे या डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा बेहतर हैं या जो बाइडेन ज़्यादा बेहतर हैं। परंतु चाहे मोदी जी हों और चाहे उनसे पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे, सभी ने भारत के हित में रह कर के ही फैसले हमेशा लिए हैं, सदैव लिए हैं। किसी के दबाव में आकर करके या किसी पर्सनल के हिसाब से फैसले नहीं लिए, ठीक है। तो चाहे वो बराक ओबामा से कोई डील साइन हमारी भारत सरकार ने करी हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप से और चाहे जो बाइडेन से, किसी से भी करी हो, भारत के संबंध ठीक है अमेरिका के साथ ओवरऑल अपन इतना कह सकते हैं। बाकी पर बच्चों एक बात आपको ये बता दूं, अमेरिका के लिए ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है, ठीक है ना, अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है।
वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है, वो और किसी का फायदा नहीं देखता। वो जिनके साथ वो हाथ मिला करके रखा हुआ है ना, और जब उनको लगेगा अमेरिका को कि साहब मेरे फायदे के लिए इसके हाथ काट देने, वो उसके हाथ भी काट देगा। ऐसा अमेरिका के लिए कहा जाता है। और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति थे, उन्होंने ये बात कही थी कि अमेरिका का कोई वो नहीं है, अमेरिका के सिर्फ और सिर्फ अपने हित है, अमेरिका का कोई सगा दोस्त नहीं और अमेरिका का कोई दुश्मन नहीं। अमेरिका को जब लगेगा कि ये दुश्मन है और इससे अब काम पड़ने वाला है, वो उससे दोस्ती कर लेगा, और जब लगेगा कि ये दोस्त अब किसी काम का नहीं है, वो उसको लात मार देगा, उससे दुश्मनी कर लेगा। तो अमेरिका के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका जो हित है वो सबसे ऊपर, बाकी सब अपना काम बनता है, वाड़ में जाए जनता, ये वाला जो कहा जाता है अमेरिका। तो इसलिए कहते हैं कि अमेरिका थोड़ा सा ट्रस्ट के लायक नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बाकी तो अब जैसे अमेरिका के संबंध है सबके साथ, ठीक है, इतना बुरे भी नहीं है और बढ़िया है। और ये तो बाकी अब आप जब कॉलेज में जाओगे, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ोगे, तो उसमें और पढ़ोगे कि इंडिया अमेरिका के संबंध कैसे हैं। और अभी तो इंडिया और यूएसए के बीच में जो है ट्रेड, व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई है, खूब बढ़ोतरी करी जा रही है। तो पहली बात तो ये है कि अमेरिका सैन्य और आर्थिक ताकत इतनी बड़ी है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ और बाकी दूसरे संगठनों को छोड़ भी सकती है। दूसरी बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। अब देखिए, दूसरा जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का एक खास प्रभाव है। प्रभाव क्यों है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला कोई अगर है तो वो अमेरिका है। सबसे ज्यादा अगर कोई योगदान दे रहा है तो अमेरिका है। और अमेरिका की जो वित्तीय ताकत है वो बेजोड़ है, मतलब गजब की ही वित्तीय ताकत है अमेरिका की। खूब गजब की फाइनेंशियल पावर जो आप कहते हो वो अमेरिका की है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि टोटल जो बजट बनता है यूएन का, उसमें से 22% जो है वो अमेरिका पे करता है। मैंने आपको दिखाया था वो लिस्ट, तो 22% जो है अमेरिका पे करता है। हर 100 रुपए में से 22 रुपए तो अमेरिका अकेला दे रहा है कि हाँ साहब मैं पे कर रहा हूं। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा प्रभाव होगा। आप एक खुद में सोचिए, नॉर्मली से मैं आपको बताता हूं कि भाई आज आप लोगों ने कोई एक ग्रुप बना रखा, आपके दोस्तों ने 10 लोगों ने मिलकर के ग्रुप बना रखा, उस ग्रुप को चलाने के लिए एक व्यक्ति 50 रुपए दे और 9 मिलकर के 50 रुपए दे, तो जो 50 रुपए दे रहा तो उसका तो प्रभाव रहेगा ही ना यार। जैसे कि मैं आपको, जब हम छोटे थे और हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, मुझे क्रिकेट का काफ़ी शौक रहा। पहले एक समय था जब हम क्रिकेट देखने के बड़े शौकीन थे, फिर उसके बाद स्कूल की तरफ से क्रिकेट खेलना शुरू करा, और फिर जब स्कूल छोड़ दिया तो क्रिकेट देखना भी बंद हो गया, खेलना भी बंद हो गया, और मतलब बहुत कुछ छूट गया उस समय के बाद। तो जब कॉलोनी में कहीं पे खेला करते थे और जैसे किसी दिन बॉल नहीं हुआ करती थी और नहीं हुआ करती थी, तो हम जोड़ करके पैसे बॉल लाया करते थे। तो अब जैसे मान लो समय बॉल 20-25 रुपए की आया करती थी, रबड़ वाली जो आती है, तो उसमें जैसे मान लो सारे बच्चे मिलकर के 2-2, 3-3 रुपए दे रहे हैं और किसी एक ने 10 रुपए दे दिए, तो वो अकड़ दिखाता, ओ मैंने पैसे 10 रुपए दिए, मैं लेके जाऊंगा बॉल, आज देख ऐसा है, ये है, वो है। या कोई बैट लिया आता था अपना, तो वो देख पहले मैं बैटिंग करूंगा, ये करूंगा। तो पैसों का तो हर जगह जोड़ चलता ही है ना भैया। तो ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो अमेरिका जब इतना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो अमेरिका का तो दबदबा होगा ही। अमेरिका बोलता है, ओ देख मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ले लूंगा, मैं भाग जाऊंगा ऐसे, तुम सारे बैठे रह जाओगे यहाँ पे। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। अब देखो, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मेन हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के भू क्षेत्र में, मतलब अमेरिका की लैंड, अमेरिका के जमीन पर ही बसा हुआ है, अमेरिका की जमीन पर ही है। तो जब अमेरिका की जमीन पर है, इसका मतलब है अमेरिका का उसमें इन्वॉल्वमेंट है भैया। ठीक है, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट। अब मतलब आप ये चीज सोचिए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, बना था, उस समय जब हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है वो अमेरिका में बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो अमेरिका में ताकत थी ना कि हेडक्वार्टर अपने वहां पर बनवा लिए। ये बड़ी ताकत है ना कि हेडक्वार्टर अपने देश में बना लिए, ये बड़ी ताकत है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि जब ब्रिटेन का टाइम चला करता था, इंग्लैंड का टाइम चला करता था, और जो आज हम ये देखते हैं कि जो टाइम है कि हमारा टाइम ब्रिटेन से 5 घंटे आगे चलता है और चलता है, एक्चुअल में जो टाइम के लिए जो मध्यस्थता की जो रेखा खींची गई ना, वो भी इंग्लैंड से खींची गई। क्योंकि इंग्लैंड का दौर चला करता था, वहां से खींचा गया और वहां से ईस्ट और वेस्ट बांटा गया। बोले यहाँ पर
टाइम है वो एग्जैक्ट विश्व का टाइम है, फिर इधर का आगे और इधर का पीछे टाइम, तो हम इधर की साइड आ जाते हैं इसलिए हमारा आगे आता है। मतलब अगर हमारे यहाँ पर अभी 5 बज रहे हैं तो वहाँ पर अभी 12 बज रहे होंगे दोपहर के, ठीक है। हमारे यहाँ पर रात के 10 बज रहे हैं, मतलब वहाँ पर शाम के 5 बज रहे हैं। फिर यहाँ पर हमारे मतलब 3 बज रहे हैं सुबह वाले जो रात को होते हैं, वो वहाँ पर रात के 10 बज रहे होंगे। मतलब हम सो करके उठ जाएंगे 8 बजे, वो सो रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा है, तो मतलब उनका पावर थी, इसीलिए तो जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो वहां से निकलवा ली, क्या साहब हमारे यहीं से 0 से डिवाइडिंग होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हेडक्वार्टर बनवाया संयुक्त राष्ट्र संघ का अमेरिका में। तो अमेरिका की ताकत तो है ही ना कहीं ना कहीं। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो काफी जो मेंबर्स जो काम कर रहे हैं, वो ज्यादातर मेंबर्स ऐसे हैं जो अमेरिका के हैं, मतलब अमेरिका के नागरिक हैं, अमेरिका के सिटीजन हैं। तो अमेरिका के सिटीजन होने का मतलब यह है कि अमेरिका का उसमें इन्फ्लुएंस है, अमेरिका के मेंबर्स है। इसका भी मैं जैसे एक आपको उदाहरण देता हूँ। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई दफ्तर है, उस दफ्तर में 4-5 लोग आपके ही खास आदमी बैठे हुए हैं, तो आपका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ जाता है। उस ऑफिस में आप कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कर सकते हो, कुछ काम अपना है वो निकलवा सकते हो। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है, अथवा अमेरिका को ये प्रस्ताव न जचे, तो वो अपने वीटो से वह उसे रोक भी सकता है। अब अमेरिका को अगर लगे कि भैया कोई प्रस्ताव, कोई भी प्रपोजल अगर रखा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो उसके लिए अच्छा नहीं है, या उसके जो साथी राष्ट्र हैं जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़े होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, या अमेरिका को जचे भी नहीं, अमेरिका को पसंद भी नहीं आए वो प्रस्ताव, तो अमेरिका सीधा एक बात बोलेगा, यूजिंग द वीटो पावर, मैं वीटो पावर का इस्तेमाल करता हूं, बात खत्म। मतलब एक बार इनका वीटो इस्तेमाल करना, बस सारा का सारा तुम सब एक तरफ और ये अकेला एक तरफ, ये लो ऐसे वीटो प्रयोग करा, मना जाओ, नहीं हमें पसंद नहीं है। अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात बहुत वजन रखती है। अब अमेरिका की जो ताकत है, सैन्य ताकत, आर्थिक ताकत, वित्तीय ताकत और इनकी जो निषेधाधिकार की जो पावर है, इसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन बनेगा, इसमें भी अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो जैसे हमने लोगों ने देखा था कि एक बार अमेरिका ने बनने से रोक दिया था, एक बार चीन ने रोक दिया, एक बार सोवियत संघ ने किसी को रोक दिया, तो अपने वीटो का प्रयोग कर करके रोक लेते हैं, अपनी पावर का प्रयोग कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन बनेगा, मतलब आप कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन में जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो जनरल सेक्रेटरी की है, महासचिव की है। और इस महासचिव में कौन चुन करके आएगा, कौन नहीं, इसमें जब अमेरिका का रोल आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ी ताकत वाली बात है कि महासचिव भी अमेरिका के हिसाब से बैठेगा। अमेरिका अपनी इस ताकत के बूते शेष विश्व में फूट डाल सकता है और डालता है ताकि उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए। अब अमेरिका इस ताकत का शेष विश्व में फूट डाल सकता है, बांट सकता है कि नहीं साहब इसको नहीं, ये हमारे जो राष्ट्र इन्हीं में से कोई किसी का बनेगा, और डालता भी है, और ताकि उसकी जो नीतियां है वो विरोध, जो उसकी नीतियों का जो विरोध हो रहा है वो बंद पड़ जाए, ठंडा पड़ जाए। मतलब वो जो अमेरिका की नीतियां या पॉलिसियां हैं उनके जो विरोध होता है, उस विरोध जो हो रहा है वो बंद हो जाए, खत्म हो जाए। परंतु जैसा भी बताता हूँ, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, अभी भी चल ही रहा है वैसे तो ठीक है। और उस समय अमेरिका के समर्थित देशों ने, इन सभी ने क्या करा कि रशिया से ये नहीं खरीदना है, रशिया से ये नहीं खरीदना है, बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। पर भारत उस समय भी ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, ऑयल मंगवा रहा था। तो मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स ही देख रहा था, तो उसमें देखा कि एक कहीं पर मीडिया ने, यूरोपियन मीडिया के किसी व्यक्ति ने हमारे माननीय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी से पूछा कि बोले आप तो रशिया को युद्ध में सपोर्ट कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि यूरोप है ना, यूरोप क्या करता है, यूरोप के लिए, यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, और पूरी दुनिया की समस्या यूरोप के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब यूरोप खुद का अपनी भाषा में कह सकता है, अपने जो पैर है वो ऊपर रखने वाली बात है, ओ साहब हमारा ये बोले। एस जयशंकर जी कहते हैं जितना हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा तो ये यूरोप वाले करते हैं, और हम तो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका कुछ भी नहीं। तो एक ऐसा गजब का जवाब दिया, वो कहते हैं ना डिस्ट्रॉय इन सेकंड्स वाली चीज़ थी, वो डिस्ट्रॉय इन सेकंड्स कर करके आ जाते हैं जयशंकर जी, मतलब गजब के अंदर। मैं मोदी जी का जो पूरा मिनिस्टर है, देखिए मैं मंत्रियों पे, प्रधानमंत्रियों पे, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारी सारी सरकारें बहुत अच्छी आई है, परंतु एस जयशंकर जी और NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी, दोनों ही बहुत गजब के व्यक्ति हैं, गजब के ही व्यक्ति हैं। मतलब
सामने वाले विदेश वालों को तो टिकने ही नहीं देते ये जवाब के मामले में। उसने कुछ बोला फट देनी जवाब। ऐसे में कल परसों एक शॉट देख रहा था, तो उस पर किसी एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने पूछा कि सर इंडिया टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहा है और टेररिज्म कब तक रहेगा, कब तक खत्म करने पर है। तो एस जयशंकर जी कहते हैं कि सॉरी, पर आपने जो क्वेश्चन है ना गलत मिनिस्टर से पूछा है। ये तो आपको पाकिस्तान के मिनिस्टर से पूछना चाहिए कि टेररिज्म कब तक होगा और कब तक खत्म हो जाएगा। तो बहुत फास्ट जवाब दे देते हैं कि हाँ साहब ये गलत है तो गलत है और ये सही है तो सही है। मतलब बिल्कुल इंडिया के हित में जो बात है वो आज तक सभी करते हुए हैं, पर बिल्कुल ओपनली फ्रेंकली इंटरनेशनल मीडिया पर ये बात बोलते हैं ना कि हाँ ये गलत है तो गलत है और ये सही है तो सही है। मतलब बहुत गजब की बात है, ठीक है। और फिर मैं बात करता हूँ कि यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस, तो जो एस जयशंकर जी वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में रह चुके हैं। मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज में वो रहे, अलग अलग जगहों के राजदूत भारत के बने रहे, ठीक है। उन्होंने अमेरिका के साथ, अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को सुधार करने में बड़ी भूमिका निभाई। फिर उसके बाद वो विदेश सचिव बने, फॉरेन सेक्रेटरी बने और फिर उसके बाद अब वो विदेश मंत्री बने। तो बड़ा सफ़र उन्होंने करा, बड़ा अनुभव उनके पास है और वो अनुभव सच में बहुत गजब का है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में कुछ खास सक्षम नहीं है। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। चलो अब यहां तक अपन ने ये मान लिया कि अमेरिका की ताकत को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। आसानी से अमेरिका की ताकत को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, पर फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका का ताकत का बोलबाला है, अमेरिका पावरफुल है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका और पूरे विश्व के बीच में विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न स्थितियों में बातचीत का माहौल बनवाया है। शांति और सहयोग में एक बड़ी भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ ने निभाई है। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। अब अमेरिकी नेता भी बहुत सी बार संयुक्त राष्ट्र संघ की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, पर उनको भी ये बात पता है कि जो झगड़े हैं और जो आर्थिक सामाजिक विकास के जो मसले हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए ही 190 राष्ट्रों को कवर कर सकते हैं। मतलब ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरा विश्व एक साथ बैठा हुआ है, उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो अमेरिका इस बात को समझता है कि बहुत अच्छी जगह है, तो इसमें मान लेनी चाहिए, हमें भी कुछ बातें माननी चाहिए जिससे विश्व में शांति और सहयोग बना रहे। ये एक आपको मीटिंग की तस्वीर दिखाई है। जहां तक शेष विश्व की बात है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। देखो, अगर अमेरिका की नजरिए से संयुक्त राष्ट्र संघ देखे तो अमेरिका ऐसा सोचता है कि यार कोई भी झगड़ा होगा, कोई सामाजिक आर्थिक विकास की बात होगी तो वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठ करके 190 देशों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी पूरा विश्व कैसे देखता है? पूरा विश्व ऐसा देखता है कि जो अमेरिका का दबदबा है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ा दबा सकता है कि हाँ कंट्रोल है। देखिए बाइडेन साहब बैठिए यार, सुनो तो सही यार, अमेरिका भैया क्यों गुस्सा हो रहे हो, सुनो ये बात देखो, ये गलत है, ऐसा मत करो यार बाइडेन साहब, देखो ये गलत आता नहीं, बैठे इनकी भी बात ठीक है यार। अब आप तो बड़े लोग, अब आप बड़े विकसित का देश नहीं समझोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, बस ये बात समझ जाओ, अमेरिका भी है। तो अमेरिका को ऐसा थोड़ा समझा सकता है, तो अमेरिका के रवैये और नीति पर कुछ थोड़ा बहुत अंकुश लगा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक बड़ी भूमिका वहां निभा सकता है। यह बात ठीक है कि वॉशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ही वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात कहीं सोची जा सके। तो देखो, ये बात ठीक है कि वॉशिंगटन मतलब अमेरिका के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट हो जाता तो मतलब शायद जन्मों जन्म ही निकल जाते पूरे विश्व के, कभी नहीं एकजुट नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि कुछ अमेरिका के साथ है, कुछ अपने फायदों को देकर अमेरिका का भी साथ देते हैं, बाकी देशों का भी साथ देते हैं, तो इम्पॉसिबल है। पर संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा स्थान बन गया, एक ऐसी जगह बन गया जहां पर अमेरिका के रवैये, अमेरिका की नीतियों की आलोचना भी हो जाती है और बीच का रास्ता निकाल करके समस्या का समाधान भी निकाल लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी। हाँ, मानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, पर अगर ये नहीं होगा तो दुनिया बिल्कुल बदहाल होगी। जैसे कि हैमरसोल्ड जो महासचिव रह चुके हैं, वो क्या कहा उन्होंने कि संयुक्त राष्ट्र संघ पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए नहीं है पर नरक से बचाने के लिए। तो वही काम यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है कि थोड़ी कमियां हैं, पर अगर ये नहीं होगा तो दुनिया इस और भी बुरे हालत में पहुंच जाएगी, बदहाली में पहुंच जाएगी। जैसे कहा जाता है लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, कि लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां हैं, फैसले देरी से होते हैं और होते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी कभी कभार नहीं रहती, पारदर्शिता, पर उसके बावजूद भी हम जब भी पढ़ाते हैं हम यही कहते हैं कि दुनिया में हो सकता है लोकतंत्र में कमियां हो, पर लोकतंत्र से बेहतर दूसरी व्यवस्था कोई नहीं है।
सबसे अच्छी व्यवस्था अगर कोई है तो वो लोकतंत्र। 9th में भी यही बोलते हैं, 10th में भी बोलते हैं, 11th 12th में कभी पढ़ाने का अवसर मिलता है तो भी यही बोलते हैं। सब जगह लोकतंत्र के लिए बात है। तो वही बात ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हो सकती हैं, थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, पर अगर ये नहीं हुआ तो दुनिया और भी बदहाल हो जाएगी, और भी बेकार स्थिति दुनिया की हो जाएगी। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। इससे पारस्परिक निर्भरता सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। अब देखिए, आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच में क्या आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं, मतलब रिश्ते जुड़ते जा रहे हैं, पारस्परिक रूप से क्या निर्भर होते जा रहे हैं। सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। ये वाला देश उससे ये खरीद रहा है, वो बेच रहा है, वहाँ पर वो वाला प्राकृतिक संसाधन है, ये ले रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो अब पारस्परिक निर्भरता होती जा रही है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। और इस निर्भरता को बनाए रखने के लिए, इस जुड़ाव को बनाए रखने के लिए एक संस्था की जरूरत है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अच्छी भूमिका निभा रहा है। लोगों को और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हों। तो लोग हों और चाहे सरकारें हों, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ और बाकी जो दूसरे संगठन हैं उनके समर्थन और उनके उपयोग के तरीके तलाशने होंगे कि हम इनका कैसे उपयोग कर सकते हैं और उनका किस प्रकार से समर्थन कर सके। और इस प्रकार का समर्थन करना है, इस प्रकार का उपयोग करना है कि अपने हित है वो भी पूरे हो जाए और विश्व बिरादरी के जो हित हैं वो भी पूरे हों। मतलब ऐसा ना हम अपने हितों में पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा दें और पूरे विश्व के हितों के चक्कर में हम अपने आप को नुकसान पहुंचा ले, ऐसा किसी देश को नहीं सोचना है। तो अपने हित भी पूरे हो और विश्व बिरादरी के जो हित हैं वो भी पूरे हो। तो इसी के साथ एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ ये कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।